हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्ट को में। आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का टॉप लघु और दीर्घ प्रश्न को करने वाले हैं। और जैसे आप सबको पता है, हम लोग टोटल 150 प्रश्न का सीरीज शुरू किए थे। उसी का जो ये 6 वीडियो है, यानी कि 6ठा वीडियो है। इससे पहले हम लोग टोटल 5 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी उनको नहीं देखे होंगे, इनके बाद उनको भी जरूर देख लीजिएगा। और जैसे आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी लाजवाब है, वैसे ही जो है अब आपका सब्जेक्टिव भी तैयारी हो जाएगा। क्योंकि हम जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न आपको यहाँ पर करवाते हैं, वो सारा प्रश्न जो है आपका यहीं से पूछा जाएगा। अगर आप इन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो ठीक है। तो अब आपको सब्जेक्टिव से डरना नहीं है। वैसे आपकी जानकारी लेकर एक बात बता दें, जो नए जुड़े हैं उनको बता देते हैं। यहाँ पर हम लोग जितना भी प्रश्न करते हैं, ये सभी जो है अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया प्रश्न है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ वही प्रश्न लाया गया है, या तो जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, या फिर जो बहुत ही ज्यादा चांस है इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछने का। तो आप लोगों से बस छोटा सा रिक्वेस्ट यही है, अभी आप कितना भी याद करेंगे, याद तो नहीं होगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे तो 100% अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम के सामने में आता है, आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनिए। 100% आपका जो रिजल्ट है इस बार बहुत ही ताबड़तोड़ आने वाला है। आपका ऑब्जेक्टिव की जो तैयारी है वो तो बहुत जबरदस्त है, वैसे ही अब आपका सब्जेक्टिव भी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 वीडियो है, यानी कि 6ठा वीडियो है। 5वां वीडियो में हम लोग टोटल 100 नंबर प्रश्न तक जो है कंप्लीट कर चुके थे, ध्यान रखिएगा। अब 101 नंबर प्रश्न आपका कि राज्य व संघ शासित प्रदेश में, राज्य व संघ शासित क्षेत्रों में क्या अंतर है। तो राज्य के बारे में तो आपको पता ही है, टोटल राज्य कितना है, 28 है ना। और संघ शासित प्रदेश का मतलब होता है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, जो कि टोटल कितना है, 9 है। अब ध्यान से सुनिए, आपको 100% मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको एग्जाम तक ये प्रश्न याद रहेगा ही रहेगा, ये गारंटी है। ठीक है, देखिए अब राज्य जो है, हम लोग एक चीज जानते हैं कि राज्य का जो आकार है वो संघ शासित क्षेत्रों से हमेशा बड़ा होता है। यानी कि जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है उससे तो राज्य का आकार हमेशा बड़ा ही होता है ना। राज्य में केंद्र और राज्य दोनों का शासन चलता है। राज्य में एक राज्य सरकार का तो चलता ही है, जैसे मुख्यमंत्री, और केंद्र का भी चलता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, राज्यों को संघ शासित क्षेत्रों का दर्जा नहीं दिया जाता है। यानी कि जो राज्य होते हैं उनको राज्य का ही दर्जा दिया जाता है, संघ शासित क्षेत्रों का नहीं। ठीक, राज्य की जनसंख्या जो है वो ज्यादा है और इसकी संख्या कितनी है, 28 है। तो ये 4-5 पॉइंट लिखेंगे, आपको नंबर जो है वो ठोक के देगा। तो राज्य के बारे में आपको समझ में आ गया। अब है आपका संघ शासित प्रदेश। ध्यान रखिए, जितना भी प्रश्न हम लोग करवा रहे हैं आपको, ये आपके लिए बहुत गिना चुना प्रश्न है, जो कि आपके लिए चुन करके लाए हैं। तो आपको ध्यान से सुनेंगे तभी आपको याद रहेगा, अन्यथा आप इधर उधर चैटिंग करेंगे फिर आप भूल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश। संघ शासित क्षेत्रों का आकार जो है वो राज्य से छोटा होता है। यानी कि संघ शासित का मतलब होता है वही केंद्र शासित, तो इसका जो आकार है वो राज्य से बिल्कुल छोटा होता है। अभी इसकी संख्या टोटल 8 है ना। संघ शासित संघ शासित प्रदेश को केंद्र का दर्जा दिया जा सकता है। कहने का मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो संघ शासित प्रदेश होते हैं, उस पर जो अधिकार चलता है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का चलता है, ना कि राज्य सरकार का। लेकिन एक अपवाद में अगर हम लोग लें तो अपवाद में जो दिल्ली है, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन सिर्फ दिल्ली में ही मुख्यमंत्री बनता है। बाकी जो 7 आपका केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनता है। ठीक है, बाकी संघ शासित क्षेत्र का जो जनसंख्या है वो क्या है, तो कम होता है। तो ये हो गया आपका राज्य, ये हो गया आपका केंद्र। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। बाकी जो पीडीएफ नहीं लिए हैं तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, तनु क्लासेस नाम है। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ वाला ऑप्शन पे जाना है और वहां से भी आप जो है आराम से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, दक्षिण एशिया क्या है। ये आपका दक्षिण एशिया लिखा हुआ। ठीक है, अब देखिए दक्षिण एशिया के बारे में तो हम लोग जानते हैं, दक्षिण एशिया में टोटल कितना देश आते हैं, तो टोटल 8 देश आते हैं, है ना। नाम भी आपको पता है, जैसे कि सबसे पहले तो भारत का नाम लेना ही है, भारत, उनके बाद नेपाल, उनके बाद पाकिस्तान, उनके बाद भूटान, और भी आप नाम ले सकते हैं। जैसे टोटल 8 देश का नाम लिख सकते हैं ताकि नंबर आपको फुल मिले। तो एक भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, उनके बाद आपका बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, नहीं सॉरी म्यांमार नहीं है, श्रीलंका है, मालदीव है। तो टोटल आपका 8 देश जो है वो दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है। लेकिन चीन को जो है दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। आप हो सके तो इस पॉइंट को भी लिखेंगे तो आपको जो नंबर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण एशिया क्या है, तो दक्षिण एशिया जो है टोटल 8 देश आते हैं। यहाँ पर देश का नाम लिख देना है और चीन इसमें नहीं आता है, ये लिख देना है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। कहने का मतलब है कि जो चौहद्दी है, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, और पूर्व में तो बंगाल की खाड़ी है, आप सबको पता है, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, सी राजगोपालाचारी पर एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि जो सी राजगोपालाचारी है, जो कि भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल है, आपको पूछा जाएगा जैसे अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो तो लॉर्ड माउंटबेटन है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो है सी राजगोपालाचारी। तो इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। देखिए सबसे पहले सी राजगोपालाचारी का जो जन्म है वो हुआ था 1878 में, ये तो आप सबको पता है।
वे कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े नेता थे। सी राजगोपालाचारी जो है वो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे और ये साहित्यकार भी थे। ठीक है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी के वह प्रिय करीबी कार्यकर्ता थे और ये जो है राष्ट्रपति और महात्मा गांधी के बहुत ही करीबी कार्यकर्ता थे, है ना। वह देश के लिए निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्य भी रहे सी राजगोपालाचारी। 1948 से लेकर के 1990 तक उन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, 1990 नहीं होगा यहाँ पर, यह आपका 1948 होगा। ठीक है, 1950 होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर 1950 डेट थोड़ा मिस्टेक है, पहले भी ये प्रश्न आपका आ चुका है, याद रखिएगा। तो सी राजगोपालाचारी जो है वो 1948 से लेकर के 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी बने थे, है ना। इनको सौभाग्य मिला था प्रथम गवर्नर जनरल बनने का, जो कि भारत के कब से कब तक, सिर्फ 2 साल, 1948 से लेकर के 50 के बीच तक। देश की आजादी के बाद देश की आंतरिक सरकार में वे मंत्री नियुक्त हुए, यानी कि जब आजादी हुआ देश का तो एक मंत्री भी बने। कालांतर में वे मद्रास के मुख्यमंत्री भी बने। ये भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय भी थे, है ना। आपको पूछा जा सकता है कि बताइए कौन ऐसा भारतीय है जिसको भारत रत्न से सबसे पहले सम्मानित किया गया, तो वो है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, फिर उन्होंने 1959 में एक स्वतंत्र पार्टी का गठन किया और 1972 में उनका जो है स्वर्गवास हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी का जन्म जो है 1878 में हुआ और मृत्यु जो है 1972 में। इस तरीके से आपको याद रखना है। प्रश्न जो है आपको 100% नंबर देगा ही देगा, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के कहता हूं। अगला प्रश्न है आपके समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लीज ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को स्पष्ट करें, यानी कि पर्यावरण संरक्षण करने के लिए जो जो प्रयास किया जा रहा है उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन क्या क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी वगैरह का, वाहन का प्रयोग कम करना चाहिए। एसी फ्रिज वगैरह का प्रयोग कम करना चाहिए। हम लोग को ईंधन वगैरह जो धुआं निकलता है उसका जो ये है वो जिससे भी धुआं निकलता है उस चीज का प्रयोग कम करना चाहिए। बस वैसे ही लिख देंगे। देखिए विषैली गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की विसर्जन की जो मात्रा है वो घटती जाए। कहने का मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा निकलता है ये तो बहुत जहरीला गैस होता है, तो इसकी मात्रा को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। अधिक हरियाली लगाना चाहिए, अधिक हरियाली यानी कि अधिक पेड़ पौधे को हम लोग को लगाना चाहिए, ताकि इससे क्या हो, गैसों को रोक ले, यानी कि जो गैस है वो बिल्कुल उसको सूख ले, है ना। तो पेड़ पौधे लगाएंगे तभी तो वातावरण शुद्ध होगा। दूसरा है वृक्षों के अंधाधुंध कटाई को रोक देना चाहिए, यानी कि जो पेड़ पौधे का जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उनको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, है ना। तीसरा, नदियों में जो जहरीले और तेजाबी पानी को छोड़ा जाता है, कहने का मतलब है जो फैक्ट्री से, जो औद्योगिक से जो भी गंदी पानी, जहरीले पानी को नदी में छोड़ दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, जो पेयजल है, जो पीने वाला पानी है वो तो गंदा हो जाता है ना। और इसमें जो मछलियां होती है उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, और मछलियां की मृत्यु हो जाएगी तो वहां से भी गैस निकलेगी। या फिर कोई जहरीली को आप अगर कोई जहरीली सामान को अगर नदी में फेंकेंगे तो वहां से भी गैस निकलेगा, इससे फिर प्रदूषण फैलेगा, फिर हम लोग को इससे बीमारी होगा। तो इस तरीके से जो ये जहरीली गैस वगैरह है इनको भी बंद करना चाहिए, इनको भी रोकना चाहिए। ये सारा प्रोसेस अगर आप करेंगे या फिर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ही पर्यावरण संरक्षण हो सकता है। तो इस तरीके से आप आंसर देंगे। एग्जामिनर तो भाई आपको ठोक के नंबर देने वाला है, बिल्कुल आप लोग को डरना नहीं है, अभी आप लोग को लड़ना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, जब मैकमोहन रेखा डाला भारत चीन के विवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कहने का मतलब है जब मैकमोहन रेखा, क्योंकि मैकमोहन रेखा कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहां, किसके बीच, तो भारत और चीन के बीच है। ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है, मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में है, कहां पर है, तो भारत और चीन के बीच है। तो इसमें विवाद क्या है, आज के दिन भी ये विवाद हो रहा है, तो इसमें विवाद है क्या, इसको देखते हैं। देखिए भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन है वो बिल्कुल आपने सुना होगा, है ना। ये रेखा जो है, ये रेखा लिखा हुआ है, ये रेखा सन 1914 को सर मैकमोहन के द्वारा डाला गया था। कहने का मतलब है सर मैकमोहन, यानी कि उस वक्त में हम लोग आजाद कब हुए, 1947 में हुए, है ना। लेकिन ये जो रेखा है वो कब डाला गया था, तो जब यहाँ पर अंग्रेज सरकार था और चीन भी यही बहाना बनाता। वो क्या बोलता है कि नहीं हम लोग का जमीन जो है वहां तक है, अंग्रेज सरकार उस वक्त में दादागिरी करके कब्जा कर लिया था, वो बोलता है। तो हम लोग कहते हैं भाई तुम मुझसे जाके सटियाओ ना, वो अगर लिया है तुम्हारा तो उसको जाके बोलोगे ना, हम लोग का जो है वो तो है ही, है कि नहीं, हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो 1914 में, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या कहता है यहाँ पर जो है 1914 को ही, कब, 1914 को ही एक सर मैकमोहन नाम का एक व्यक्ति था, उसी के द्वारा जो है एक मैकमोहन रेखा खींचा, उसी के द्वारा रेखा खींचा गया जिसका नाम मैकमोहन पड़ा। मैकमोहन इसीलिए पड़ा क्योंकि ये मैकमोहन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, भारत और चीन के बीच किया गया है। अब चीन का मानना क्या है, चीन का मानना है कि उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने कहा ना कि उस समय जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहा था भारत में, तो उस वक्त में उसकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं थी। उनका कहना था कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का हिस्सा है, इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच हमेशा विवाद रहता है। इस मुद्दे लिखा हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग जो है ना मिस्टेक हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं। इस मुद्दे को लेकर के हमेशा दोनों देशों के बीच हमेशा विवाद रहता है। इसी विवाद को भारत चीन विवाद कहा जाता है। ठीक है, तो भारत चीन विवाद अगर पूछ दे तो आप आसानी से आंसर देंगे कि भारत और चीन जो है
मैकमोहन रेखा को लेकर के हमेशा विवाद में रहता है ना। और वो कहता है, चीन कहता है कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारा हिस्सा है, जो कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो कहता है, इसी चीज को लेकर के हमेशा विवाद चलता है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन की नई आर्थिक नीति को दो विपरीत प्रभाव को लेके, चीन है लिखा हुआ, आपका टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बट आप लोग को हम सही करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर पीडीएफ आपको बता ही चुके हैं एक बार कि आपको सिंपली ऐप फ्री में मिलेगा। सिर्फ ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, तनु क्लासेस नाम है, और फ्री पीडीएफ है, आप सेक्शन में जाइएगा ऐप में, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, चीन की नई आर्थिक नीति के दो प्रभाव निम्नलिखित है। सबसे पहला, चीन में नई आर्थिक नीतियों से सभी लोगों को लाभ नहीं मिला, यानी कि जो नई आर्थिक नीति चीन में लागू हुआ, इससे जो वहां के सभी लोग हैं उनको लाभ नहीं मिला। दूसरा, चीन में आर्थिक नीति के आने से लोग बेरोजगार हो गए। तो कहने का मतलब नहीं लाभ मिलेगा, तो इसका मतलब है कि वहां के लोग जो है वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, है ना। तो इस तरीके से आपको दो विपरीत प्रभाव, विपरीत का मतलब उल्टा प्रभाव क्या हुआ, उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कारगिल युद्ध, और कारगिल युद्ध जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। कारगिल का युद्ध जो है वो हुआ था 1999 में, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ये तो आप सबको पता है ना। जिस युद्ध में पाक की हार हुई थी, पाक के कुछ घुसपैठी, यानी कि सबसे पहले कारगिल युद्ध किसके बीच हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कब हुआ, 1999 में हुआ था, ठीक है। अब इस युद्ध में, यानी कि कारगिल युद्ध में जो हार है वो तो पाकिस्तान की हुई, ये सबको आपको पता है। पाकिस्तान का कुछ घुसपैठी है जो कि भारत के कारगिल जो क्षेत्र है वहां पर घुस आया था, है ना। और भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से उस घुसपैठियों को और पाक के सैनिकों को गिरफ्तार कर कारगिल को अपना अधीन कर लिया। यानी कि वो घुसपैठी जो है पाकिस्तान के, वो जो है कारगिल पर आया था हमला करने के लिए, लेकिन भारत की जो सैनिक है बिल्कुल अपने बहुत ही बहादुरी से जो है उन लोगों को गिरफ्तार किया, और उन लोगों को एक तरीके से जो कारगिल जगह वो अधीन कर रहा था, उनको भी वो भारत की सेना अपने अधीन कर लिया, ठीक है। तो ये है कारगिल युद्ध जो कि हुआ था 1999 में, और कारगिल का युद्ध जो है वो कारगिल नामक जगह पर हुआ था। और क्या हुआ था आपको हम सारा प्रोसेस बता दिए। अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शिमला समझौता का एक संक्षेप लिखे, यानी कि देखिए हम आपको जितना भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा यार। आप लोग चैटिंग वगैरह करते हैं, देखिए ये बात बिल्कुल तय है कि आपको तुरंत याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस बात के इस तरह के प्रश्न जो हम आपको करवाते हैं खास करके सब्जेक्टिव में सुन लेते हैं, तो 100% गारंटी रखिए दोस्त मेरे यार, मेरे प्यारे, आप प्लीज यकीन रखें मेरे ऊपर, आपको 100% याद आ ही जाएगा एग्जाम में, और आप इस बार एग्जाम में फोड़ने वाले हैं। आपको हम लगातार सब्जेक्टिव का सीरीज इसीलिए करवा रहे हैं ताकि आपकी जो ऑब्जेक्टिव तैयारी लाजवाब है वैसे ही सब्जेक्टिव की हो जाए, है ना। नहीं तो हम भी चाहते तो ऑब्जेक्टिव आपको करवाते, लेकिन आप लोगों के लिए करते हैं, तो आप लोग का फर्ज बनता है वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक ही बार बोला हूं, वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, 2024 के लिए हम लोग नया बैच शुरू कर रहे हैं डियर, फरवरी से, तो आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग अपने भाई दोस्त बहन को जरूर बताएं इस चैनल के बारे में, है ना। उनको एक बार खाली बोले कि देखिए एक चैनल है, जाकर के एक बार देख लो, अगर अच्छा लगे तो पढ़ लेना, है ना। इतना तो बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, अब शिमला समझौता तो आप सबको पता है कब हुआ था, 1972 में हुआ था, ये तो सबको पता है। किसके बीच हुआ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, ये भी पता है। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी गई थी, उधर से जुल्फिकार अली भुट्टो आया था। ये समझौता शिमला नामक जगह पर हुआ था। अब शिमला कहां पर है, तो रूस में है। ये 4-5 बार पता है तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं। शिमला समझौता को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है, जो कि है सबसे पहला पॉइंट, दोनों देश बातचीत से अपनी समस्याओं को हल करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस पॉइंट को ऐसे कर देता हूं, देखिए हाँ, तो पहला पॉइंट क्या है, दोनों देश जो है वो बातचीत से अपना समस्याओं को हल करें। यानी कि शिमला समझौता में पहला पॉइंट को लिखा गया कि जो पाकिस्तान और इंडिया है वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करके कोई भी समस्या उनका हल करे, ना कि युद्ध करके, ना ही लड़ाई करके। दूसरा, शांति बनाकर रखें, दोनों देश शांति बनाकर रखें, ऐसा शिमला समझौता में लिखा गया। तीसरा, किसी के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप ना करें, यानी कि जो हमारा देश का मामला है वो हमारा है, जो तुम्हारा देश का मामला है वो तुम्हारा है। दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि पैर नहीं फैलाएंगे, ठीक है, दखल नहीं देंगे बिना मतलब का। किसी के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप ना करें। चौथा पॉइंट, 1971 ईस्वी के युद्ध विराम को नियंत्रित रेखा माना जाए, यानी कि 1971 का जो युद्ध विराम हुआ था, जो युद्ध विराम का मतलब जो युद्ध खत्म हो गया था, वहीं पे उसको माना जाए और युद्ध वगैरह ना हो, है ना। क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश जब आजाद हुआ था तो बांग्लादेश को आजादी दिलाने में हम लोगों का हाथ था, हम लोग पाकिस्तान वाले से लड़ रहे थे, तो उस वक्त में लगभग बहुत सारा जो सेना था, खास करके सैनिक था इसका पाकिस्तान का, उसको हम लोग बंदी बना लिए, ठीक है। तो उनके बाद ही 1972 में ये संधि हुआ था, क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है जब उन लोग का बंदी बना लेंगे तो संधि करेगा ही करेगा, है ना। और दूसरा है, मिसाइल को क्यूबा में रखा, यानी कि यह मिसाइल को क्यूबा में इसलिए रखा गया कि ताकि अमेरिका पर नजर रखा जा सके, अमेरिका को यह बात की जानकारी। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट है आपका।
ये यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा था, शिमला समझौता ना, तो ये आपका क्यूबा के मिसाइल संकट हो गया। इसको भी देख लीजिए, अगर प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप इस लाइन को लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न क्या पूछता है कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है, पूछा जाएगा कि बताइए क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है या फिर क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है, बेसिकली यही प्रश्न पूछता है। तो आप आंसर ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले कि जो उस वक्त में जो क्यूबा जगह था, एक द्वीप था जो कि अमेरिका के नजदीक में था, ठीक। और रूस क्या किया कि वो क्यूबा को अपने अधीन कर लिया, और क्यूबा को अपने अधीन करने के बाद ये सारा जो रूस है वो अपना हथियार को, यानी कि जो सोवियत संघ है वो अपना हथियार को क्यूबा नामक जगह पर लेकर के गया, ताकि वो वहां आसानी से अमेरिका पर हमला कर सके, ठीक है। तो देखिए, मिसाइल को क्यूबा में रखा गया सोवियत संघ के द्वारा। यह मिसाइल को क्यूबा में इसलिए रखा गया ताकि अमेरिका पर नजर रखा जा सके, ठीक है। अमेरिका को यह बात की जानकारी जो है 15 दिनों के बाद लगता है, 15 दिनों के बाद उनको पता चली थी इस बात की कि जो क्यूबा है वहां पर रूस का कब्जा हो चुका है, या फिर रूस जो है वहां पर हथियार रख रहा है हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। ये बात उनको 15 दिन के बाद पता चला था, ठीक है। अमेरिका भी अपना सैनिक क्यूबा भेज देता है। ऐसा लगने लगता है कि दोनों देशों के बीच युद्ध जो है हो जाएगा, यानी कि एक वही ऐसा क्यूबा ही ऐसा जगह होता है जहां पर लगता है कि अब जो युद्ध है वो होकर के नहीं रहेगी, लेकिन तब भी नहीं होता है। लेकिन वास्तव में युद्ध फिर भी नहीं होता है, और इसी संकट को हम लोग क्यूबा का मिसाइल के संकट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्यूबा का मिसाइल संकट पूछे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि जो है मतलब एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि अमेरिका को भी पता चल गया, रूस को भी पता चल गया, अब युद्ध होगा ही होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो उसी को हम लोग कहते हैं क्यूबा का मिसाइल संकट। अगला देखिएगा, यूरोपीय संघ के झंडे का संक्षिप्त परिचय, यानी कि यूरोपीय संघ का जो झंडे हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। यूरोपीय संघ में कौन सा मुद्रा चलता है, यूरो चलता है, ठीक है। देखिए, सोने के रंग के सीटी का घेरा यूरोप के लोग की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है, यानी कि जो यूरोपीय झंडे में है क्या है, सोने के रंग की सीटी का घेरा है, यूरोप के लोगों की एकता है और मेल मिलाप का एक प्रतीक है। इसमें टोटल 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 की संख्या यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें टोटल जो सितारे हैं वो कितना है, 12 है, और ये 12 क्या दर्शाता है, तो वहां की सभ्यता, यूरोपीय संघ की सभ्यता और वहां की संस्कृति को दर्शाता है। ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 110, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जोसेफ बराज टीटो कौन थे, इनके बारे में आपको बताना है। अब देखिए, एक चीज तो आपको पता है, जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गुटनिरपेक्ष का जब शुरुआत हो रहा था, है ना, गुटनिरपेक्ष का जब शुरुआत हो रहा था, तो उस वक्त में जोसेफ बराज टीटो भी आए थे, जवाहरलाल नेहरू भी आए थे, है ना, और एक व्यक्ति आए थे, उनका नाम आपको अभी तुरंत कमेंट करना है। तो टोटल 3 व्यक्ति ने मिलकर के गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत किया था, ठीक है। तो अब जोसेफ बराज टीटो के बारे में तो जाहिर सी बात है पूछेगा ही, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो है यूगोस्लाविया के शासक थे, कहने का मतलब जोसेफ बराज टीटो जो है वो कहाँ के शासक थे, यूगोस्लाविया, ठीक है। और जोसेफ टीटो का जो काल है वो कितना है, तो 1940 से लेकर के 80 था। ये दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ हारे थे, कहने का मतलब है कि जोसेफ बराज टीटो जो है वो दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ थे और ये हार गए थे, है ना। ये समाजवाद के समर्थक थे, जोसेफ बराज टीटो समाजवाद के समर्थक थे, इसलिए उन्हें इसका साथ दिया, इसलिए उन्होंने जो है इसका साथ दिया। किसका साथ दिया, वही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का साथ दिया, ठीक है। और ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थक भी थे। तो कहने का मतलब है कि ये समाजवाद का जो समर्थक था, तो इसलिए समाजवाद कौन चाहता था, रूस चाहता था, तो उसका साथ दिया, ठीक है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भी ये समर्थक थे। तो जोसेफ बराज टीटो के बारे में संक्षिप्त परिचय अगर पूछे तो आपको ये लाइन लिख देना है। अब अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 111, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान के 10 सदस्य देशों के नाम आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, दाऊसलाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार। यहाँ पर आपको पूछा गया 10 सदस्यों के नाम। तो 10 सदस्यों के नाम आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन कौन है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, दाऊसलाम और लाओस, कंबोडिया, म्यांमार। आपको पूछा जाएगा कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है, तो वहां पर ऑप्शन में अक्सर भारत दिया हुआ रहता है, ठीक है, भारत। तो ध्यान रखिएगा, भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। बाकी जितना भी आपको यहाँ पर हम देश दिखा रहे हैं, ये सारा देश जो है उसका मतलब कि सदस्य है, ठीक है। फिलीपींस भी है, सिंगापुर भी है, सारा देश है। सिंगापुर भी ऑप्शन में देगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिंगापुर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिंगापुर है। और सिंगापुर उस वक्त तक था जब इसका शुरुआत हो रहा था, ठीक है। अगला है क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं। देखिए, ऐसा संगठन जो पूरे देश में ना होकर के किसी एक क्षेत्र में हो, बिल्कुल सही बात है, उसी हम लोग क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। तो पूरे देश में जो संगठन नहीं है तो उसी को हम लोग क्षेत्रीय संगठन कहते हैं, ठीक है। अगला है मार्शल योजना क्या है। तो मार्शल योजना के बारे में सबको पता ही होना चाहिए। मार्शल योजना की शुरुआत 1948 में किया गया था, है ना। अगर आपको सही में आंसर नहीं आता है ना, तो आप यही से बात लिखिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे मार्शल योजना की शुरुआत 1948 में किया गया था, मार्शल योजना की शुरुआत अमेरिका के द्वारा किया गया था। अब क्यों किया गया था, तो क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की जो स्थिति है वो बहुत बद से बदतर हो गई थी, बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए अमेरिका के द्वारा मार्शल योजना की शुरुआत किया गया था, ठीक है। अब देखिए, यह योजना
अमेरिका के तीसरे विदेश मंत्री के नाम पर शुरू किया गया था। मार्शल, सही में ये भी याद रखिएगा, विदेश मंत्री जो तीसरा विदेश मंत्री था उनका नाम मार्शल था, ठीक है। और ये जो मार्शल योजना है वो उसी के नाम से शुरू किया गया था, ठीक। और यह योजना यूरोप के देशों में अपने कामों के प्रगति से चलाना एवं यूरोपीय देशों को युद्ध के लिए तैयार करना था। कहने का मतलब है कि अपने कामों के प्रगति के लिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे उस वक्त में सोवियत संघ का बहुत ज्यादा प्रभाव था, ठीक है। इनकेस अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि अमेरिका मार्शल योजना की शुरुआत नहीं करता तो सोवियत संघ क्या करता, वो यूरोपीय देशों की मदद करता। जब वो यूरोपीय देशों की मदद करता तो अमेरिका जो है आज डूब जाता। तो इसीलिए ये सारा चीज दिमाग लगा करके अमेरिका जो है वो एडवांस दिमाग लगा करके मार्शल योजना की शुरुआत किया, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 114, दक्षेस की स्थापना का उद्देश्य बताइए। दक्षेस, जिसको हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं, ये 2-3 पॉइंट तो आपको पता ही है। सबसे पहले दक्षेस की शुरुआत जो है 1985 में हुई थी, आपको हम कई बार बता चुके हैं, है ना। इसमें जो है टोटल 8 देश है और इसमें जो है चीन को नहीं रखा गया है। जब ये 3-4 पॉइंट अब आपको आएगा तो आसानी से आप 3-4 लाइन को लिख ही लेंगे, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ऐसे ही आंसर लिखना है, डरना नहीं है, क्योंकि प्रश्न चाहे जैसे भी पूछे आपको आंसर कुछ ना कुछ लिखना ही है, कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। अगर आप कुछ लिखेंगे तो नंबर मिल ही जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है उनके पास भी उतना टाइम नहीं है कि वो आपका एक एक लाइन को पढ़े, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले दक्षेस को हम लोग सार्क के नाम से भी जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा। दक्षेस यानी कि सार्क, इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। और इसकी स्थापना कहां पर हुआ था, तो बांग्लादेश के ढाका में किया गया था, ठीक है। लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय जो है वो नेपाल की राजधानी जो कि काठमांडू है, ढाका नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया हुआ, देख लीजिएगा, काठमांडू, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। इसकी स्थापना बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। दक्षेस का स्थापना कहां पर हुआ अगर पूछा जाए तो बांग्लादेश का राजधानी जो ढाका है वहां पर, लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया, तो इसका मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में बनाया गया। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देख लीजिए, सार्क का मुख्य उद्देश्य था कि जीवन स्तर को बढ़ावा देना, यानी कि जो जीवन स्तर है जैसे कि शिक्षा, रोजगार, ये सारी समस्या जो है उसको दूर करना, आर्थिक स्थिति को और ज्यादा बढ़ावा देना, आर्थिक स्थिति और आर्थिक गति को और तेज गति प्रदान करना सभी देशों की, ये जो है मुख्य उद्देश्य था। दूसरा, इसके सदस्य, ये आपका सदस्य लिखा हुआ है, इसके थोड़ा सा जल्दी में टाइपिंग किया ना आप लोगों के लिए तो थोड़ा सा हो जाता है, बट मैं आपको सही कर देता हूं। इसके सदस्य देशों की आपदा के समय उनका मदद करना। कहने का मतलब है, मान लेते हैं अगर जैसे नेपाल जो है एक बार भूकंप में आ गया था, भूकंप की लपेट में आ गया था ना, तो भारत जो है उनका बहुत ही ज्यादा मदद किया, है ना। वैसे ही कोई भी देश अगर कोई मुसीबत में आए तो उनका मदद करना, ये भी इसका एक मुख्य मतलब कि मकसद था, मुख्य उद्देश्य था। तीसरा है, सार्क के सदस्य देशों को उसके खिलाफ बड़ा आक्रमण के समय उनकी मदद करना था। यानी कि मान लेते हैं अगर कोई देश के बीच हमला हो जाता है कोई देश पर, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे देश मिलकर के, जो टोटल 8 देश है, ये मिलकर के हम जो है उन पर हमला करेंगे, जो उन पर हमला करेगा, और उनका मदद करेंगे जिस पर जो हमला करेगा। यानी कि 8 देश एक दूसरे का हमेशा मदद करेगा, ठीक है। तो ये जो है मुख्य उद्देश्य है सार्क का। स्थापना कब हुआ था, मुख्य उद्देश्य क्या है, ये अब आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अगला है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स उपबोध पर एक नोट लिखे। ये जो ब्रिक्स उपबोध है, अब ये क्या है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपके लिए मुझे लगता है ना, नहीं आता होगा, बट ध्यान से सुनिए, अब आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले ब्रिक्स की जो स्थापना है वो 2008 में किया गया था, है ना। इसका सदस्य देशों की संख्या टोटल 5 है। ये भी याद रखिएगा कि ब्रिक्स की सदस्य देशों की संख्या टोटल कितना है, 5। स्थापना कब हुआ था, 2008, ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना 2008, देशों की संख्या 5। इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो ब्राजील आते हैं, रूस आते हैं, भारत आते हैं, चीन आते हैं, दक्षिण अफ्रीका आते हैं। याद रखिएगा, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये सभी जो है ब्रिक्स के अंतर्गत आता है। इसकी बैठक जो है प्रत्येक साल किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ब्रिक्स की जो बैठक है वो प्रत्येक साल किया जाता है। 2012 में जो है इसकी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कब, 2012 में इसकी जो बैठक है वो कहां पर की गई थी, नई दिल्ली में। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो परस्पर व्यापार होता है ना, और व्यापार करके आर्थिक स्थिति को सुधार करना। कहने का मतलब है कि जितना भी देश, टोटल 5 देश आता है, तो ये 5 देश मिलजुल करके व्यापार करे और जो आर्थिक स्थिति है उनको और सुधारे, ताकि ये 5 देश विकसित देशों की बराबरी कर सके, ताकि ये जो 5 देश है वो विकसित देश के लिस्ट में आ जाए, ठीक है। तो यही जो है ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य है। स्थापना कब हुआ, टोटल 5 देश था, और टोटल 5 देश का नाम आपको हम बता चुके हैं। पहला जो 2012 में जो बैठक हुआ था वो दिल्ली में किया गया था, और मुख्य उद्देश्य भी आपको बता चुके हैं। बस 4 लाइन को लिखें, नंबर बिल्कुल उठा के लेके जाएं, ठीक है। अगला देखिएगा, 116 नंबर प्रश्न है आपका। 1960 के दशक में किस संकट को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है, तो हम अभी आपको बताएं, बस वही लाइन को लिख देना है जो शुरू में बताए। एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आपका क्यूबा जो है वो उत्तरी अमेरिका के महादेश का क्या है, एक देश है या फिर एक द्वीप है, लिख सकते हैं, है ना। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया
दो खेमों में मतलब कि पूरी दुनिया में दो विचारधारा चल रही थी, एक है समाजवादी, एक है पूंजीवादी। अब समाजवादी लिख सकते हैं आगे कि समाजवादी जो है वो सोवियत संघ के द्वारा लाया गया था, पूंजीवादी जो है वो अमेरिका के द्वारा लाया गया था। इस लाइन को आप लिख सकते हैं, नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यूं तो क्यूबा जो है वो अमेरिका का पड़ोसी देश था, लेकिन यह जो है समाजवादी विचारधारा को मान रहा था। समझ में आ गया? यानी कि क्यूबा तो उत्तरी महादेश का एक देश था, महादेश का, लेकिन पूरी दुनिया दो खेमों में जो बट गया था, तो दो विचारधारा समाजवादी पूंजीवादी। तो क्यूबा तो था अमेरिका का बगल में, लेकिन मानता था किसका? समाजवादी का, साम्यवादी का, यानी कि सोवियत संघ का। बस यही बात से क्या हुआ कि अमेरिका को पसंद नहीं आया, युद्ध वगैरह होने ही वाला था। अब इधर जाकर के रूस जो है सारा हथियार जमा करने लगा वहीं पर, है ना, तो सारा हथियार जमा करने लगा। उधर अमेरिका को 15 दिन के बाद पता चला दोनों के बीच युद्ध होने वाला था, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। इसी को कहा जाता है क्यूबा मिसाइल संकट। अगला देखिएगा, जन आंदोलन की प्रकृति पर अति लघु टिप्पणी लिखें। अति लघु का मतलब वही शॉर्ट, यानी कि वही मतलब आपको लिखना है संक्षिप्त, है ना। तो देखिए, जन आंदोलन के बारे में तो आप सबको पता ही होना चाहिए। जंग आंदोलन से आंदोलन होते हैं जो समाज के हितों एवं मांगों एवं समस्याओं से प्रेरित होकर चलाए जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जन आंदोलन ऐसे आंदोलन होते हैं ना, जंग आंदोलन ऐसे आंदोलन होते हैं जो कि समाज के हितों के लिए, समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बहुत ही बेरोजगार हैं, उन लोगों के लिए ये आंदोलन चलाया जाता है। उसे ही हम लोग जन आंदोलन कहते हैं। याद रखिएगा, जन आंदोलन का मतलब, जन का मतलब लोग हो गया ना, आंदोलन का मतलब यानी कि लोगों के लिए, लोगों के रोजगार, लोगों की रोजी रोटी, लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, किसानों की जो हालत बिगड़ी हुई है, जो बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए जो आंदोलन चलाया जाता है उसी को हम लोग जन आंदोलन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि चिपको आंदोलन के बारे में तो आप सबको पता है ना। एक दलित पैंथर्स जो कि महाराष्ट्र के थे, दलित पैंथर्स, है ना, युवाओं का एक संगठन था दलित पैंथर्स आंदोलन। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन के बाद तो पता ही है कि नर्मदा में जब बांध बन रहा था तो वहां पर कई घर, मतलब कि कई हजार, कई लाख घर था, कई लाख लोग थे जिसको वहां से भागना पड़ता अपना जमीन जगह को छोड़ करके। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई बांध बनाया जाता है, तो अब हम मान लेते हैं यहाँ पर बांध बनाएंगे तो यहाँ पर पानी रुकेगा, पानी तो रुकेगा ही क्योंकि बांध बनाए हैं। तो जब बांध बनाए पानी रुकेगा तो यहाँ पर जो घर है, जो 1000, 2000, 5000, 10,000 घर है, तो ये तो डूब जाएगा ना, क्योंकि हम तो पानी रोक दिए। तो इन लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती। तो ये सारा आंदोलन जो है वो क्या है? जन आंदोलन है। एग्जाम्पल में आपको चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन को लिख देना है, ठीक है। अगला देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में है, तो लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आए आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि पूछ लिया जाता है। देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वर्णन कीजिए। कहने का मतलब है बिहार जो है अभी तो उसको विशेष दर्जा नहीं मिला हुआ है। विशेष दर्जा का मतलब जैसे जम्मू कश्मीर पहले था, उसको विशेष छूट था, है ना, वो कुछ मनमानी कर सकता था या फिर उसको ज्यादातर केंद्र सरकार मदद करती थी। तो वैसे ही क्या बिहार को भी राज्य सरकार का जो ये है दर्जा है मिलना चाहिए, मतलब कि विशेष दर्जा मिलना चाहिए? देख लेते हैं। देखिए, वास्तव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब क्यों मिलना चाहिए तो देख लीजिए, क्योंकि बिहार की जो आबादी है वो 80% कृषि पर गुजर बसर करती है। कहने का मतलब बिहार में 80% जो आबादी है वो सिर्फ कृषि पर करती है, यानी कि यहाँ के लोग मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अब खेती बाड़ी भी इतना छोटा छोटा कि क्या बताएं। ऐसा नहीं कि पंजाब की जैसा हम लोगों के पास, बिहार के लोगों के पास बहुत बड़ा बड़ा जमीन, ऐसा नहीं है, बस छोटा छोटा, ठीक है। बिहार में उद्योग की पूरी तरीके से कमी है, बिल्कुल भी उद्योग नहीं है, जिसके कारण बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बिहार के मजदूरों को काम करने के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है। आप सब जानते हैं आजकल बिहार के मजदूर, आजकल क्या हमेशा से, आजकल तो दुबई और सऊदी भी जाने लगे हैं, है ना, बाकी और दूसरे देश भी जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, ये सब जितना भी जगह है ज्यादातर बिहार के लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उद्योग है ही नहीं, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बिहार के मजदूरों को काम करने के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है। बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ आता है, ये भी आप सबको पता है। इधर उत्तरी तरफ जो है बाढ़ आता है और दक्षिणी तरफ जैसे कि पश्चिम चंपारण वगैरह में क्या आता है? सुखाड़ आ जाता है ना, जिसके कारण क्या होती है? फसल जो है बर्बाद हो जाती है, जान माल की बहुत ही ज्यादा नुकसान होती है, बहुत ही ज्यादा क्षति होती है। बिहार की जनसंख्या भारत के सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है। कहने का मतलब जो बिहार की जनसंख्या है वो पूरे भारत में, अच्छा ये तो आप लोग को याद है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि बिहार की जो जनसंख्या है वो भारत के सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर जो है यूपी है, ठीक है। दूसरा स्थान पर जो है महाराष्ट्र है, यानी कि महाराष्ट्र लिख देते हैं, महाराष्ट्र, ठीक है। और जो तीसरा स्थान पर है वो है बिहार। तो याद रखिएगा, जो जनसंख्या की दृष्टि से है हम लोग टोटल मतलब कि तीसरा नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो भारत के सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है। जनसंख्या अधिक होने के कारण कई तरह की समस्या उत्पन्न हुआ है, बिल्कुल सही बात है। बिहार के लोग का जो साक्षरता है दर है वो पूरे भारत में सबसे कम है, यानी कि बिहार का जो साक्षरता दर है वो पूरे भारत में सबसे कम है, ओडिशा और बिहार का खास करके।
इस आधार पर अगर देखा जाए तो बिहार जो है एक बहुत ही पिछड़ा राज्य है ना, इस आधार पर, क्योंकि यहाँ पर ना फैक्ट्री है ना पूरे तरीके से बेरोजगारी है, लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं, यहाँ पर बाढ़ वगैरह आती है, जनसंख्या वगैरह की दृष्टि से भी ज़्यादा है। तो इस तरह का अगर प्रश्न देखा जाए अगर सारा पॉइंट को, तो इससे क्या होना चाहिए कि बिहार को भी एक विशेष राज्य का दर्जा मिला जाए, ताकि सभी समस्याओं का जो निराकरण है वो किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि बिहार के एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो क्या इस बात से आप एग्री करते हैं बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। अब जो हम लोग तीसरा 7th वीडियो यानी कि जो पार्ट 7 करेंगे, वहां पर हम लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को स्पष्ट करें, यहां से शुरू करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे सारा प्रश्न समाप्त करने का। ध्यान रखिएगा जितना भी प्रश्न आपको करवाते हैं ये सारा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के लिए वेबसाइट भी बनाया गया है जहां पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। वैसे अगर ये पीडीएफ जो हम करवाए ये अब कहाँ मिलेगा, तो ये आपको ऐप में मिलेगा। ऐप का नाम है तनु क्लासेस, आपको प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना है। बाकी अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉप 10 मॉडल सेट चाहिए, वीवीआई क्वेश्चन अगर चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली अपने मोबाइल में गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा, वहां पर आपको tanuclasses.com सर्च करना होगा, और जैसे ही आप tanuclasses.com सर्च करेंगे तो वेबसाइट जो है वो किस इस प्रकार का खुल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का वेबसाइट खुलने के बाद आपको जो है सिंपली जाना है वेबसाइट के अंदर में, और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ ऑल मॉडल पेपर, साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। टॉप 10 मॉडल सेट वगैरह आप जाकर के कम समय में बेहतर तैयारी जो है वेबसाइट से कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है तनु क्लासेस, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दे अगर आपको अच्छा लगा हो तो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो, और बाकी जाइए कुछ दिन बचा हुआ है, मेहनत करें डियर, आपको जब मेहनत है वो रंग जरूर लाएगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें पूरा उम्मीद है आप इस बार रिजल्ट जो है बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपकी तैयारी हमने देखा है, बिल्कुल कमेंट में देखा है कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत लाजवाब है पिछले बार के मुकाबले में, इसलिए घबराना नहीं है, घबराने से कुछ नहीं होगा। बस एक अच्छा से हिम्मत करके जितना पढ़े हैं, जितना भी पढ़े हैं उसको अच्छे से याद करके, अच्छे से याद करने का मतलब हुआ कि मतलब टेंशन नहीं लेना है, बस सोचना है कि ये याद है और एग्जाम में जाके बैठ जाना है, ठीक है। रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। डोंट वरी डियर, व्हेन आई एम हियर। थैंक यू सो मच।